मोली से बड़ी खबर मिल रही है। यहां तमक क्षेत्र में धौली नदी के पास एक बार फिर से झील बन गई है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि उच्च हिमालयी क्षेत्र से तेजी के साथ ग्लेशियर पिघलने से यह झील बन गई। प्रशासन सोमवार को झील को खाली कराने के लिए काम शुरू करने वाला है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार में पारा 40 डिग्री क्रॉस कर गया है। इसके साथ ही देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार में तापमान 37 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में फिलहाल भीषण गर्मी से निजात मिलने का असर कम है और अगले 48 घंटे भी ड्राई मौसम रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बीते दिन हुई बारिश से लोगों को राहत मिली है, लेकिन मैदानी इलाके जल रहे हैं। बढ़ती गर्मी के चलते मौसम विभाग ने देहरादून में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया और वहीं देहरादून में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे। सोमवार को क्लास 1 से लेकर 12वीं तक सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए गए। बच्चों को लू, कहर, हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार में पारा 40 डिग्री क्रॉस कर गया। इसके साथ देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार में तापमान 37 डिग्री है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में फिलहाल भीषण गर्मी से निजात मिलने के आसार कम हैं और अगले 48 घंटे भी मौसम ड्राई रहेगा। वहीं पहाड़ों में बीते दिन हुई बारिश से लोगों को राहत मिली है, लेकिन मैदानी इलाकों में लोग गर्मी से बेहाल हैं। चक्राता के साहिया के पास कोटा धारली के जंगलों में भीषण आग एक बार फिर धधकने लगी है। वन दरोगा पूजा चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को देर रात आग पर कंट्रोल पा लिया गया था, लेकिन तेज हवा चलने से फिर से आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग इतनी विकराल है कि इसने बड़े भूभाग को अपनी चपेट में लिया है, जिससे बेशकीमती वन संपदा जलकर राख हो रही है। वन विभाग की टीम लगातार आग बुझाने में लगी हुई है। खबर ऋषिकेश से है, जहां के दूधली देहरादून बाईपास रोड पर लाछीवाला के जंगल में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते फैलने लगी। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने के बाद फैले धुएं से वन विभाग की टीम ने आग बुझाने में काफी मुश्किलों का सामना करा। वहीं विभाग ने रोड से गुजरने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। देहरादून से खबर है, जहां बीजेपी और संघ को कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है। सर कार्यवाह अरुण कुमार ने संघ दफ्तर में ये मीटिंग ली, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री संगठन अजय कुमार और संगठन के तीनों महामंत्री मौजूद थे। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ सुना। सीएम धामी ने उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। देश भर में हो रहे अच्छे कार्यों को पहचान भी मिल रही है। ये संवाद बहुत प्रेरणादायी है, बहुत प्रोत्साहन करने वाला है और ऐसे लोगों को जो कर्मनिष्ठ लगातार अपनी साधना में लगे हैं, किसी काम में लगे हैं, लेकिन उनको कोई देख नहीं रहा है। काम बहुत बड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम बड़ा नहीं है। ऐसे लोगों को पूरे देश और दुनिया के सामने लाकर उन्होंने एक तरह से एक मान्यता देने का काम, उनको पहचान देने का काम अपनी मन के कार्यक्रम के माध्यम से किया है। उन सबका प्रोत्साहन किया है और प्रोत्साहन ही नहीं, इसके साथ साथ अन्य लोगों को भी, जो लोग अनेक अनेक समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अनेक छोटे छोटे स्थानों पर बड़े काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो समाज के अंतिम छोर में रहकर भी शानदार काम कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।
उत्तराखंड विधानसभा के प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो इस सत्र में भाग लेगी और मजबूती से बात रखेगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ सदन में आएगी। यशपाल आर्य ने केंद्र सरकार द्वारा 2023 में पारित किए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इस कानून को लागू करने में देरी कर रही है और इसे लटकाने के बहाने खोज रही है। पार्टी ने सवाल उठाया कि आखिर इस बिल को तत्काल प्रभाव से लागू क्यों नहीं किया जा रहा। जो 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया है, हम चाहते हैं कि वो तुरंत लागू हो। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये इसका राजनीतिकरण करना चाहती हैं। उनकी भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी निश्चित रूप से उन्हें मिलनी चाहिए। और सरकार क्यों परहेज कर रही है? जो 2023 का बिल पारित हो चुका है, उससे परहेज क्यों? दिल्ली में आम आदमी पार्टी में हुई टूट के बाद बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एक बार फिर चर्चाओं में है। इसका सीधा असर उत्तराखंड की सियासत पर भी दिखने लगा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अपने विधायकों को लेकर चिंता सताने लगी है। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की चर्चा गर्म है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के भीतर उठे सियासी बवंडर के बाद अब उत्तराखंड में कांग्रेस भी अलर्ट मोड में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड कांग्रेस को भी अपने विधायकों में टूट का डर सताने लगा है। वजह साफ है, बीजेपी समय समय पर यहां भी कांग्रेस विधायकों के उसके संपर्क में होने का दावा करती रही है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दिल्ली में आप में हुई टूट ने उत्तराखंड में कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी नेतृत्व अंदर खाने अपने विधायकों और नेताओं को साधने में जुटा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी तोड़-फोड़ की राजनीति की खिलाड़ी है। भाजपा ने प्रयोग करती है और तोड़-फोड़ की राजनीति में उनका विश्वास है, माहिर है। और ऐसे माहौल में कांग्रेस एकजुट है और जो इनका, जैसा आपने कहा, वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वहीं बीजेपी तोड़फोड़ के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस तोड़फोड़ की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर विपक्ष के नेता भी खुद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में जो बीजेपी में आना चाहता है उसका स्वागत है। बीजेपी तोड़-फोड़ की राजनीति नहीं करती। बीजेपी, मैं कहूंगी, राष्ट्रवाद की पार्टी करती है। बीजेपी देश को आगे बढ़ाने की बात करती है। बीजेपी प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करती है। और आज दिल्ली में जब राघव चड्ढा और उनके साथ मिलकर और जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले हैं, तो वो बीजेपी के कारण, वो मोदी जी के कार्य के कारण, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोगों का काम करती है और जनता में विश्वास, जनता का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी में, इसके कारण आज लोग बीजेपी में शामिल होते हैं। बहरहाल चुनावी साल में उत्तराखंड की सियासत में पहले से हलचल तेज थी, लेकिन ऑपरेशन लोटस ने इसका वॉल्यूम और बढ़ा दिया है। कांग्रेस सतर्क है तो बीजेपी भी पलटवार की आशंका से अपने उन खास साथियों पर नजरें गड़ाए हुए है जो हाल के सालों में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पौड़ी गढ़वाल के मशहूर पर्यटन स्थल लैंसडाउन में नाम परिवर्तन को लेकर सियासी और जन विरोध तेज हो गया है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने इस प्रस्तावित पर कड़ी आपत्ति जताई और स्थानीय संगठनों ने 28 अप्रैल को सांकेतिक बाजार धरना प्रदर्शन किया और जुलूस निकालने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि लैंसडाउन का नाम बदलकर जसवंतगढ़ छावनी रखने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका विरोध हो रहा है। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि नाम बदलने से प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय का है, फिर भी यदि स्थानीय लोगों को आपत्ति है तो इस पर विचार किया जा रहा है। पर्यटन नगरी लैंसडाउन का नाम बदलने का में हम सहमत नहीं हैं और ये जनभावना भी है, अधिकांश लोगों की जनभावना है कि लैंसडाउन इस समय पर्यटन का पर्याय बन चुका है
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत ही अच्छा नाम है। और सभी लोग चाहते हैं कि एक लैंसडाउन जो ऐतिहासिक नाम है इसको न बदला जाए। आज पूरे देश के अंदर जो हमारे गुलामी के प्रतीक हैं, जिनके नाम पर सरकार के नाम रखे गए हैं, उनको बदलने की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है। उसके तहत उसके नाम का बढ़ाने का प्रस्ताव भी आया है। जब वहां के माननीय विधायक जी ने और वहां की जनता ने वो किया है तो उसमें विचार किया जा सकता है, लेकिन जैसी मेरी जानकारी है ये सिर्फ यही नहीं हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। ड्रग्स माफियाओं ने तस्करी का धंधा हाईटेक बना लिया है। अब सौदे लड़कों पर नहीं बल्कि सीधे पार्सल बॉक्स में हो रहे हैं। किच्छा से कनाडा से अफीम सप्लाई की कोशिश का भांडाफोड़ होने के बाद जांच एजेंसीज इसकी पड़ताल में जुट गई हैं। रिपोर्ट में दिखाते हैं। नशे के सौदागरों ने अब कुरियर सर्विस को अपना नया हथियार बना लिया है। उधम सिंह नगर के किच्छा से कनाडा भेजा जा रहा एक पार्सल दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा, जिसमें अफीम बरामद हुई। इसके बाद पार्सल उत्तराखंड नारकोटिक्स टीम को सौंपा गया और संदिग्धों तक पहुंचने के लिए कार्रवाई शुरू हुई। एक युवती को बुलाकर पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और जांच में पहले भी विदेश पार्सल भेजने के संकेत मिले हैं। ये पहला मामला नहीं, देहरादून में भी एक गैंग पकड़ा गया था जो कुरियर के माध्यम से ड्रग्स सप्लाई करता था। वहीं कुरियर एजेंसियों का कहना है कि उनका काम सिर्फ पार्सल डिलीवरी करना है। हालांकि संदिग्ध सामान दिखने पर पुलिस को सूचना भी दी जाती है। क्योंकि ये सामान सारा पैक होता है, ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम उसको चीज़ को फाड़ के चेक करें। तो जो बिल पे होता है हम उसको सत्य मान के उसकी सत्यता पर हम वो माल भेजते हैं। उसमें पार्टी का फ़ोन नंबर भी रहता है, पार्टी का आधार नंबर भी रहता है और ईवे बिल तो जब रहता ही रहता है। ये चीज़ हम देखते हैं। हमारे पास बंदा आते हुए माल बुक कराते हुए दिखाई दिया, हमने उसको बिल्टी दी, वो भी दिखाई दी, लेकिन गुड्स के अंदर क्या है उसकी सत्यता हम नहीं जान पाते क्योंकि वो गुड्स पैक होके आता है हमारे पास। साफ है कि तस्करों ने लोकल से लेकर इंटरनेशनल रूट तक पूरा नेटवर्क खड़ा कर लिया है। छोटे पार्सल, फर्जी नाम पते, ऑनलाइन बुकिंग और डार्क वेब के सहारे ये कारोबार तेजी से फैल रहा है। इसी चुनौती से निपटने के लिए एसटीएफ और पुलिस ने एसओपी तैयार की है ताकि कुरियर एजेंसी के साथ मिलकर संदिग्ध पार्सलों पर नजर रखी जा सके। को देखते हुए जो हमारे पास अभी हम डेटा बना रहे हैं इसमें कि जो हमारे जो कुरियर की जो कंपनीज हैं जहाँ से हमारे पार्सल जाते हैं उनकी एक एसओपी उसमें रहे। एटलीस्ट वो कहीं सस्पिशन पाए जाने पर एक व्यक्ति द्वारा कहीं एक ही एड्रेस पर बार बार अगर कोई चीज़ भेजी जा रही है तो उसका कुछ सस्पिशन पे हमें भी सूचना दे, जिससे हम वेरीफाई कर सके कि कौन व्यक्ति क्या रेगुलर सामान भेज रहा है किसी एक ही एड्रेस पर। ड्रग्स तस्करी का चेहरा अब बदल चुका है। तस्कर अब बंदूक नहीं बारकोड इस्तेमाल कर रहे हैं और कुरियर काउंटर उनके नए ट्रांजिट पॉइंट बन चुके हैं। और अब पुलिस और इंटेलिजेंस के सामने इनका नया नेटवर्क तोड़ना बड़ी चुनौती है। न्यूज 18 के लिए उधम सिंह नगर से वेद प्रकाश के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। ऊधम सिंह नगर जिले में किच्छा पंत नगर सड़क के चौड़ीकरण का काम जारी है। वहीं सड़क चौड़ीकरण में बीच में आ रहे मंदिर को हटाया जा रहा है। पहले मंदिर की मूर्ति दूसरे मंदिर में स्थापित की गई है। उसके बाद 50 साल से अधिक पुराने मां काली मंदिर को हटाया गया। ये मंदिर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बना हुआ था। देहरादून में कानून व्यवस्था पर लोग फिर सवाल उठा रहे हैं। जिस लेट नाइट बार बार कल्चर ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की जान ले ली थी, वही मंजर फिर लौटता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी देहरादून में क्राइम कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया था। ये अभियान रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की हत्या के बाद शुरू किया गया, जिसके बाद कुछ दिन तक इसका असर भी देखने को मिला। जिसके बाद नाइट क्लब रात को तय समय पर बंद भी हुए और पुलिस ने कानून तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई भी की। लेकिन अब लोगों का आरोप है कि कुछ दिनों की सख्ती के बाद अब वही ढाक के 3-5 जैसी स्थिति है और पुलिस पैकेट का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। पब कल्चर और 2-2, 3-3 बजे तक पब खुल रहे हैं, तो जो यूथ है वो तो भटकेगा ही ना। अभी क्या स्थिति है, क्या रहता है रात? नहीं, यहाँ तो रात भर गाड़ियाँ चलती रहती हैं।
क्योंकि ये जो हमारा एरिया है, यहाँ कोई नाकाबंदी नहीं है, कोई पुलिस पिकेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है व्यवस्था सुरक्षा की। और जो पुलिस गश्त की जो बात हुई थी पहले, हाल ही में कुछ दिन तो ताज़ा में तो होती है, लेकिन उसके बाद वो ठंडे बस्ते पे चली गई है। अभी तक जो कोई पुलिस गश्त यहाँ पे नहीं है। देहरादून का राजपुर इलाका वैसे तो कभी शांत था, लेकिन नाइट क्लबों और बारों की बढ़ती संख्याओं ने इस इलाके की रातों को ही बदल कर रख दिया है। नाइट क्लब मनमर्जी के हिसाब से पूरी रात चल रहे हैं, यानी कुछ दिनों की सख्ती के बाद हालात फिर पुराने ढर्रे पर लौटते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस सख्ती की बात कर रही है। जोड़ी गांव में जहां तक पिकेट लगाने का संबंध है, पिकेट हमारे द्वारा वहां दिन के समय रहती है, रात के समय भी इनके द्वारा पिकेट की मांग की गई थी। हम लोगों के द्वारा फोर्स की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हम प्रयास करेंगे कि रात को भी वहाँ पिकेट लगाई जाए, ताकि वो मार्ग जो भी जोड़ी के पास में जो दिखाई देता है, जो काफ़ी सुनसान भी बताया जाता है, वहाँ पर लगातार काफ़ी लोगों की शिकायतें आई हैं। राजधानी में बढ़ता क्राइम पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि पुलिस सख्त एक्शन का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सतीन बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की टॉप 10 खबरें। विकासनगर के सहसपुर में गुर्जर समाज के डेरे में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रामनगर पुलिस ने इलाके में सक्रिय झपट्टा मार गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। तीनों एक महिला का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए थे। पौड़ी जिले में कई लोगों ने घरेलू गैस सिलेंडर्स की किल्लत का आरोप लगाया। वहीं प्रशासन का कहना है कि 25 दिन बाद ही गैस की बुकिंग हो सकती है। पिथौरागढ़ में गर्मियों में पेयजल संकट को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएम ने पेयजल और जल निगम की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने विभाग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और 5 से 6 घंटे बिजली कटौती का आरोप लगाया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज में झाड़ी गांव में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और कहा कि पीएम जनता से जुड़े मुद्दों की बात हमेशा करते हैं। पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर ने विधायक निधि का उपयोग नहीं होने पर नाराजगी जताई और नियमों में और ढील दिए जाने की मांग की है। रुद्रपुर में शहरी विकास मंत्री राम सिंह केड़ा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राम सिंह केड़ा ने कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। धाम में लगातार श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। अभी तक धाम में 1,20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अब आपको एक ऐसे एथलीट से मिलवाते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रही निर्धन लड़कियों को फौज और ओलंपिक खेल के लिए तैयार कर रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। सपनों को अगर पंख मिल जाएं तो कोई राह मुश्किल नहीं होती। देहरादून की चांदनी और वैष्णवी समेत 40 लड़कियों का सपना भारतीय सेना में सेवा देने का है, तो कई लड़कियां ओलंपिक में मेडल लाना चाहती हैं। ऐसी ही लड़कियों को पिछले 7 महीने से हरेंद्र सिंह ट्रेनिंग दे रहे हैं। जीजीआईसी राजपुर के सरकारी स्कूल में हरेंद्र सिंह 40 लड़कियों को फौज के साथ खेल के मैदान में उतारने की तैयारी करा रहे हैं। और सबसे खास बात ये कि वो हरेंद्र ये सब निःशुल्क कर रहे हैं। इसके लिए लड़कियों की डाइट भी तय की गई है, जिसमें गुड़, चना से केला शामिल है। बच्चियों को स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी होती है, जिसके लिए स्कूल के टीचर्स भी मदद करते हैं। मैं चाहता हूँ 2036 में ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा मेडल लेकर आए और उत्तराखंड का नहीं भारत का प्रतिनिधित्व करे। एक फ्लैग के नीचे खेले, जब मेडल लेकर आए तो एक तिरंगे में जो लिपटा हुआ फ्लैग ऊपर रहता है और राष्ट्रीय गान बजता है, मैं वो धुन मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उस चीज़ को देखता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का हो रखा 2017 में केनिया के अंदर। तो मैं चाहता हूँ मैम कि मेरी जो बालिका है एक दिन देश का प्रतिनिधित्व करें। मतलब मोटो यही है कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि सर ने अपने आप को ऑफर किया कि मैं निःशुल्क इन बच्चों को कोचिंग करना चाहता हूं, तो बिल्कुल हामी भरी है हमने कि
हमारे जो जिस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं कि उनकी उम्मीदें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उनको धरातल पे उतारने के लिए कोई ना कोई गाइड ऐसा चाहिए जो उनमें जोश भर दे। ट्रेनिंग में शामिल हुई कई लड़कियां कबड्डी, बैडमिंटन में मेडल लाना चाहती हैं, जबकि कुछ ऐसी हैं जो फौज में जाना चाहती हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ और मैंने ये सोचा है आगे के लिए कि मेरे को इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और 2036 में ओलंपिक है, उसमें हम लोगों को पार्टिसिपेट करना है। मैं उत्तराखंड से हूँ और मैंने आगे सोचा कि मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊँ। किस फील्ड में, किस में? स्पोर्ट्स? बैडमिंटन में। यहाँ पर सारी एक्टिविटी होती है, रनिंग से पहले भी एक्टिविटी होती है, उसके बाद हम रनिंग करके आते हैं, रनिंग के बाद भी एक्टिविटी होती है, फिर उसके बाद हमें रस्सी पे चढ़ाया जाता है, उसके बाद हम गेम खेलते हैं और फिर बहरहाल लड़कियों पर मेहनत अलग अलग लेवल पर रंग ला रही है, जिसकी कहानी ये मेडल खुद बयां कर रहे हैं। संसाधनों का अभाव अभी भले ही हो, लेकिन लड़कियों के सपने काफी बड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के दीदार अब पूरे दिन होंगे। पार्क प्रशासन एक दशक बाद कॉर्बेट में बिजरानी झरना समेत दूसरे जोन में पूरे दिन की सफारी शुरू कर रहा है। टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन फॉर CTR की बैठक में फुल डे सफारी के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इसके बाद प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए परमिट पूरे दिन का होगा, साथ ही जिप्सी और गाइडों को भी शुल्क तय होगा। अभी 7 पर्यटन जोन सिर्फ सुबह और शाम में सफारी होती है, लेकिन अब पूरे दिन सफारी हो सकेगी। हमारे द्वारा इसमें एक और नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जिसमें कि हम उसको फुल डे सफारी कहेंगे। इसका मतलब ये होगा कि वो सुबह जब पहली पारी की एंट्री होती है तब वो पार्क के अंदर जा सकते हैं। जब पहली पारी का टाइमिंग की बंद होती है तो उस समय उनको जंगल से बाहर नहीं आना होगा। वहाँ जंगल के अंदर जो हमारे कुछ डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं, जैसे कि हमारे रेस्ट हाउस हो गया, हमारे कोई चौकी हो गया, इनमें वो अपना दिन का टाइम जो होगा वहाँ पर रह पाएंगे। देखिए, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसमें पहले फुल डे सफारी होती थी, बीच में किन्हीं कारणों से इसको बंद कर दिया गया था कॉर्बेट प्रशासन द्वारा। अब दोबारा से रिक्वेस्ट की गई, काफ़ी लोगों के इसमें रिक्वेस्ट रही, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसको निर्णय को लिया गया है कि फुल डे सफारी होगी। मैदान में पारा चढ़ने के साथ ही पर्यटक पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। जागेश्वर धाम में भी भारी संख्या में श्रद्धालु आकर देवदार के जंगल की ठंडी हवा ले रहे हैं और भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में इन दिनों भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैदान में गर्मी होने के साथ ही लोग तेजी से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय लोगों को रोजगार। अर्चना करने आए बाबा जागेश्वर धाम के और बहुत ही बढ़िया लगा और यहाँ पे इतनी मन की शांति मिली कि जो कि मिलनी बड़ी मुश्किल है। भगवान के दर्शन सच्चे दर्शन है और जिसको जितनी भक्ति भाव से किया जाए उससे बड़े दर्शन यहाँ मिल नहीं सकते। जागेश्वर धाम में श्रद्धालु भगवान शंकर की पूजा के दर्शन के साथ ही कई प्रकार की विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। इनमें संतान प्राप्ति, कष्ट निवारण के लिए जप और अन्य प्रकार की पूजाएं होती हैं। मौसम बहुत सुंदर मौसम है, सुबह शाम काफी ठंड है तो काफी लोग बढ़ रहे हैं। बहुत सारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु लोग भगवान जागेश्वर महाराज जी के दर्शन के लिए, पूजन के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, आप आ सकते हैं। पीएम मोदी के जागेश्वर आने के बाद देश भर के श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। गर्मियों में तो जागेश्वर में सुबह से लेकर शाम की आरती तक पूरे दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। पर्यटकों के बढ़ने के साथ ही पहाड़ में स्वरोजगार भी बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा से मुलाकात की और यात्रा तैयारियों की जानकारी ली। ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री को 20 मई को हेमकुंड साहिब यात्रा के पहले जत्थे के विदाई समारोह में आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट और पुराने वीडियो वायरल करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। फर्जी दावों, नैरेटिव और अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर अब सोशल मीडिया टीम नजर बनाए हुए है, जिसके लिए देहरादून में एक टीम 24 घंटे सोशल मीडिया पर
मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिस के मुताबिक अब तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में गलत वीडियो या भ्रामक पोस्ट शेयर करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। एक राज्य स्तरीय जो है हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम बनी हुई है, जो खासकर चारधाम यात्रा या आगामी कांवड़ यात्रा और जो कुंभ यात्रा है सब पे मॉनिटरिंग रखेगी, जिसमें विभिन्न विभागों से भी जो हमारी विंग्स हैं उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। और ऐसी कोई पोस्ट जो लगता है कि कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए है या गलत तथ्यों के आधार पर देवभूमि की जो गरिमा है उसको कहीं ठेस पहुंचाने के लिए है, या कहीं कि देखा गया कभी कभी राजनीतिक रूप से या अन्य रूप से उसको कहीं गलत तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, जो फैक्ट्स उस पर नहीं होते हैं। तो अगर कोई चीज़ फैक्चुअल नहीं है और किसी अन्य उद्देश्य से इसको नेगेटिव उद्देश्य से प्रसारित किया जा रहा है तो उसको हम टेक डाउन भी करते हैं।